बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम जो सबक पढ़ने वाले हैं वो किताब है घर जन्नत कैसे बने। तो आज का हमारा टॉपिक है एक दूसरे की बात को समझने की ज़रूरत। मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे की बात को कैसे समझे, कैसे इसको मेंटेन करें, इस टॉपिक से हम आज सबक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखो, दुनिया में हर चीज़ पे फितरत का कानून लागू होता है। हर चीज़ की अपनी एक ज़ुबान है, अपने एक मैसेजेस है। मेरी आवाज़ साफ आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही। ठीक है, ठीक। तो दुनिया में हर चीज़ में फितरत का कानून लागू होता है। चुनांचे जब कोई माली किसी बाग की रखवाली करता है तो वो उस बाग के पौधों की जुबान समझता है। माली उस पौधे की कैफियत को देख के, उसकी हालत को देख के ये समझ जाता है कि पौधे को क्या तकलीफ है। चुनांचे पौधा खुद ही अपनी कैफियत बता रहा होता है। उसकी लैंग्वेज, उसकी जुबान समझने की जरूरत होती है। उसकी कुछ अलामतें होती है जो ये बताती है कि ये पौधा हमें क्या कह रहा है। चुनांचे उसको नाइट्रोजन की कमी है या फास्फोरस की कमी है, पोटेशियम की कमी है, जो भी उसको ज़रूरत, जिस चीज़ की कमी होती है, उस कमी की अलामतें उस पर ज़ाहिर होती है पौधे के ऊपर। तो ये भी एक खास उसका मैसेज होता है जो वो इंसान तक पहुंचाने की कोशिश करता है, अपने माली तक पहुंचाने की पौधा कोशिश करता है। ये नेचुरल जुबान होती है। इसी तरह जानवर भी होता है, उसके अंदर भी ये चीज़ होती है कि अपने मालिक तक, अपने 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 मालिक तक, जो उसकी निगरानी कर रहा होता है, जो उसकी देखरेख रखता होता है, तो उस तक वो अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश करता है। पीर साहब दावे बकातूम ने यहाँ पर एक वाक़या लिखा है अपने तजुर्बे का। फरमाते हैं, एक मरतबा हम लोग अफ्रीका सफ़र कर रहे थे, अफ्रीका। तो वहाँ के कुछ बाशिंदे थे, वो हजरत को लेकर के एक जगह पर गए, खुला जंगल। कहा हजरत आप हमको वाइट कपल दिखाएंगे, शेर का वाइट कपल। तो खैर वो लायन पार्क के नाम से जगह थी, वहां ले गए हजरत पीर साहब को। तो हजरत फरमाते हैं कि जो गाड़ी जो चला रहा था, जो ड्राइवर था जो वहां का, वो गाड़ी लेकर के ऐसी जगह लाके पार्क कर दी जहां दो शेर दो शेर और शेरनी दूर दूर आपस में फासले से बैठे हुए थे। शेरनी इधर बैठी हुई थी और शेर इधर बैठा था, दोनों के बीच में गाड़ी पार्क कर दी। और गाड़ी की जो ड्राइवर सीट है वो लेफ्ट साइड होती है वहां के मुल्कों में। तो कहा, ड्राइवर ने गाड़ी के सारे शीशे खोल दिए। मैं तो परेशान कि भाई क्या बात है। शीशा खोल दिया इन लोगों ने। फिर आहिस्ता गाड़ी उसने बंद कर दी, दरवाजा भी खोल दिया और खुद दरवाजे से बाहर निकल गया। हजरत फरमाते, मैं तो परेशान, किया ये क्या मसला है, दरवाजे से बाहर निकल गया, अब कुछ न कुछ हादसा होने वाला है। चुनांचे उसने भी बाहर निकल के चाबी ऐसे खटखटाई। जब चाबी की आवाज शेर के कान में गई, शेर ने कोई तवज्जो नहीं दी। फिर दूसरी मर्तबा उसने चाबी खटखटाई तो शेर ऐसे हल्का सा उसकी तरफ देखा।
फिर तीसरी मर्तबा चाबी खटखटाई तो शेर ने हल्की सी आवाज निकाली। उसके बाद वो बंदा चाबी जेब में रख के फौरन गाड़ी में बैठ गया, सारे शीशे ऊपर चढ़ा दिए, दरवाजा बंद कर दिया और गाड़ी स्टार्ट करके तैयार मोड में रख दी। तो हजरत ने पूछा कि क्या बात है, इसकी इसके पीछे राज क्या है, आपने ऐसा क्यों किया और क्यों इस तरह आप ये मामला सब क्या मामला पेश आया इसके अंदर। तो उसने बताया कि शेर की एक खास तबीयत होती है, खास मिजाज होता है, वो मैसेज पास करता है। जब पहली मर्तबा मैंने चाबी खटखटाई तो शेर ने कोई तवज्जो नहीं दी, कहा चलो कोई नॉर्मली चीज होगी, कोई मसला नहीं है। दूसरी मर्तबा जब मैंने चाबी खटखटाई तो शेर ने मुझे देखा, उसको महसूस हुआ कि कोई शायद मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तीसरी मर्तबा खटखटाई तो शेर ने आवाज लगाई, उसको एक पक्की बात मालूम हो गई कि वाकई में मुझे कोई डिस्टर्ब कर रहा है। अब उसने आवाज लगाई कि अब की बार डिस्टर्ब किया तो मैं आप पर हमला कर सकता हूँ। तो ये तीसरा मैसेज था और मैं चूंकि इनकी नफ्सियात जानता हूँ, इसलिए इस मैसेज को समझ के मैंने गाड़ी अपनी तैयार मोड में कर दी कि कब भी मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। तो ये होता है, मैसेज होता है। तो फिर हजरत ने फरमाया फिर आपने ये मामला शेरनी के साथ क्यों नहीं किया। तो कहा शेरनी का मामला ऐसा होता है कि उसका मामला जो है ना, वो क्या बर्ताव करेगी, क्या उसका बिहेवियर होगा, वो गैर मुतय्यन होता है। यानी आप नहीं जानते कि वो क्या बर्ताव कर सकती है। शेर के मुस्तकिल प्रोटोकॉल होते हैं, शेरनी के प्रोटोकॉल नहीं होते। तो उसने कहा जो व्हाइट कपल जो बैठा हुआ था, तो वहां पर एक गाड़ी के अंदर हजरत फरमाते हैं कि व्हाइट कपल भी बैठा हुआ था, गोरे दो गोरी गोरे बैठे हुए थे मियाँ बीवी। तो उसने फौरन ये जुमला कहा कि औरतों का मिजाज ऐसा है कि गैर मुतय्यन होता है, कुछ भी पता नहीं, मोहब्बत में आके पूरा घर बार लुटा दे और दुश्मनी में आके पूरे घर को आग लगा दे, कुछ भी नहीं कह सकते औरत का फैसला क्या है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया कि जिस कौम के सरबराह अगर किसी औरत को बना दिया गया तो वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो ये औरत के मिजाज में गैर मुतय्यना है, इसलिए औरत को तलाक की अथॉरिटी नहीं दी। थोड़ा भी कुछ किसी बाहर के मर्द ने क्या दो चार बातें मीठी कर दी गैर मर्द ने, तो ये अपने घर में आके अपने शौहर को तलाक देके निकल जाएगी। तो औरत का मिजाज जो है ना, जितनी भी फीमेल मिजाज है वो गैर मुतय्यन है। आपको एक बात बता दूं खास, आपको एक खास बात कि जो मच्छर हमें काटता है ना, तो काटने वाला मच्छर भी मादा होता है। तो ये गैर मुतय्यन इसका मिजाज है। तो मियाँ बीवी के मामूलात की जो गुफ्तगू है, जो उनके दरमियान में जो गुफ्तगू होती है मियाँ बीवी की, उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा होता है रूटीन लाइफ का, मामूल की जिंदगी का, जो रोजमर्रा के काम जिसमें होते हैं। तो आम तौर पे इसमें मशहूर ये है कि उसमें औरत की जुबान चलती है और मर्द का हाथ चलता है। क्या मतलब, चुनांचे घर के कामकाज में, चुनांचे घर के कामकाज और औरत की गुफ्तगू साफ लफ्जों में बात करेगी। वो इस मामले में जो रूटीन की लाइफ में जो औरत बात करती है वो साफ लफ्जों में बात करती है, यानी बार बार बात करेगी और बोलती रहेगी, ये काम करना है, ये वो काम करना है। और मर्द का एटीट्यूड क्या होता है, उसका रवैया है होता है कि उस मामले में आमतौर पर यही होता है कि वो आधी बात सुनता है और आधी नहीं सुनता और हूं हाँ कर देता है। तो ये तनाव वाली हालत होती है जिसमें मर्द की गलती हो फिर भी मर्द चुप करके बैठ जाता है, बुत बन के बैठ जाता है, कुछ जवाब वगैरह नहीं देता, उसमें सुनता ही रहता है। उसके बाद बस एक ही हल होता है कि जब बीवी खूब बात करके अपनी दिल की सारी भड़ास निकाल ले, तो फिर प्यार भरा हाथ बढ़ाता है मर्द औरत की तरफ और बीवी को मोहब्बत से देखता है। और अल्लाह ताला ने मर्द को ऐसा जादू दिया है कि वो बीवी उसके सारे शिकवे दूर हो जाते हैं। परवीन शाकिर मशहूर शायरा है, उन्होंने अजीब बात लिखी है, मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी, मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। अना परस्त है इतना कि बात से पहले, अना परस्त है इतना कि बात से पहले वो उठ के मेरी हर किताब बंद कर देगा, वो उठ के बंद मेरी हर किताब कर देगा। वो मेरे हाथ को पकड़ेगा इतनी चाहत से
वो मेरे हाथ को पकड़ेगा इतनी चाहत से कि लम्स मेरे बदन को गुलाब कर देगा। तो ये मर्द की फितरत है कि वो बोलता कम है लेकिन प्यार भरी एक नज़र डालता है, तो और मोहब्बत से औरत के कंधे पे हाथ रखता है, तो औरत के सारे शिकवे खत्म हो जाते हैं। तो ये होती है रूटीन की लाइफ, जिसमें औरत बहुत ज़्यादा बोलती है, ये काम करना है, वो काम करना है, तुम ये करते हो, वो करते हो, इधर वो जो उसके जो शिकवे वगैरह जो होते हैं, बच्चों की शिकायत है, उससे शिकायत है, जो पूरी भड़ास जो घर में मर्द जब आता है तब निकालती है, ये शौहर उसके सर पे और कंधे पे हाथ रख, क्या टेंशन है, क्यों इतनी परेशान हो, अरे है ना हम लोग, क्या है, बस दो चार बातें ऐसे कह दी वो ठंडी हो जाती है। ये होती है रूटीन की लाइफ। लेकिन एक होता है गुफ्तगू का दूसरा तरीका जो होता है, जो मियाँ बीवी में आपसी मामलात होते हैं, इसको कहते हैं, ये थोड़ा ज़रा सेंसिटिव होता है, हसास हिस्सा होता है ये। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को हया दी है, शर्म दी है। शरीयत ने फरमाया अल हयाउ शअबतुम मिनल ईमान, और ये एक अच्छी सिफत है। ये औरत के हुस्न में इज़ाफ़े का सबब बनती है। हया, हर बात को साफ-साफ न कहना, ये औरत की ख़ासियत है। तो हया की वजह से औरत जो है ना, अपना मुद्दआ, अपना मैसेज जो है ना, वो क्लियर साफ लफ्ज़ों में नहीं कहती। उसकी तबीयत के अंदर झिझक भी होती है। हमारे हिसाब से हज़रत फरमाते हैं कि उसमें कुछ नाज़ भी होता है औरत के अंदर। कुछ इस तरह के नाज़ नखरे भी होते हैं। अब खाविंद की ज़िम्मेदारी है कि प्यार से देखे, वो प्यार से देखे, प्यार करे। हमें ज़ुबान से कहना क्यों पड़े? कहकर अगर प्यार लिया तो क्या लिया? कुछ नाज़ का भी मसला होता है। औरत अगर मर्द को मैसेज पास भी करती है तो वो इशारे किनारे में करती है, साफ-साफ अल्फाज में नहीं करती। अब मर्द क्या करता है, वो जो मैसेज औरत पास करती है इशारों किनारों में, उसका ट्रांसलेट नहीं कर पाता सही तरीके से। वो इन बातों के अंदर क्या कहना चाहती है, उसका तर्जुमा नहीं समझ पाता। अब देखो, जब बीवी चाहती है कि मर्द मुझे करीब करे, तो आप देखेंगे वो खुशी का इज़हार करेगी, अच्छी डिशेज़ बनाएगी, बेहतरीन कपड़े पहनेगी, मुस्कुराकर शौहर का इस्तकबाल करेगी, ख़ाविन का इस्तकबाल करेगी। अब सब ये अलामतें इस तरफ इशारा करती है कि ये ख़ाविन से ख़ुसूसी वक़्त चाहती है। अब मर्द उसको इग्नोर कर देता है अगर, और कुछ और दूसरे अपने कारोबारी काम में लग लग जाता है, या दोस्तों से हेलो हाय में फ़ोन में लग जाता है, तो फिर ये हार्ट बर्निंग का, जज़्बात के खून होने का सबब बनता है। फिर यहाँ से मामले ख़राब होते हैं। मर्द की आदत ये है कि 2 लफ्ज़ों में बात समेट देता है कि भई ये काम है, ये काम है। लेकिन औरत की जो बात है, वो हर बात वाज़ेह तौर पे नहीं कहती है। तिर्मिज़ी, शमाइल तिर्मिज़ी, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह की किताब है। उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी हदीस बयान की है इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ने। उसको हदीस उम्मे ज़रा कहते हैं। 11 औरतों का किस्सा। तो आप उस किताब के वाक़यात पे अगर नज़र डालेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि औरत अपना मैसेज कितना बातों में उलझा के पास करती है। इन वाक़यात के अंदर जो औरत ने जो अपने-अपने मुद्दा रखे हैं, वो देखने जैसे है। चुनांचे हज़रत आयशा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या सुना है। एक मर्तबा 11 औरतें एक जगह पर जमा हुई पानी भरने के लिए। तो उन्होंने आपस में एक बात तय की, चलो आज तो घर में सब काम-वाम से फ्री होके बैठे हैं, तो आज थोड़ा गपशप लगाते हैं। तो इनकी आपस में ये मुआहदा हुआ कि अपनी यहाँ जो औरतें बैठी हैं 11 की 11, सब अपने-अपने शौहर के बारे में बताएगी और साफ-साफ कोई चीज़ छुपाएगी नहीं। चुनांचे कहा ठीक है, चलो सब कुछ बताएँगे। चुनांचे उसमें जो पहली औरत थी वो कहने लगी, मेरा खाविन जो है वो दुबला-पतला ऊँट के गोश्त के मानिंद है। दुबला-पतला ऊँट जो होता है ना, उसका गोश्त, और वो पहाड़ की चोटी पे रखा हुआ है। देखो साफ-साफ ने कह दिया, इसका मैं मतलब समझाऊँगा बाद में। पहाड़ की चोटी पे रखा हुआ है और चढ़ने का रास्ता इतना आसान भी नहीं कि हम वहाँ जाके गोश्त को हासिल कर सकें, और ना गोश्त भी इतना अच्छा और इतना उम्दा मोटा भी नहीं है कि उसको लाने के लिए कोई मेहनत करे, ज़हमत गवारा करे। अब देखो इतनी बात कह दी इसने अपने शौहर के बारे में। अब इसमें क्या खाक समझ में आया? उसने क्या मैसेज किया, क्या मैसेज दिया? उसने उसमें मैसेज ये दिया कि लागिर ऊँट की, यानी कमज़ोर और दुबले-पतले ऊँट की मिसाल दी। फिर गोश्त पहाड़ की चोटी पे रखा हुआ है, ये मिसाल दी। चढ़ना भी आसान नहीं है, गोश्त लाना भी आसान नहीं है। तो असल में उसका खाविन जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट आदमी था।
उससे उसको लागे गोश्त की मिसाल दी, ऊंट की मिसाल दी, फिर बीवी के करीब भी नहीं आता था। वो पहाड़ पे रखा हुआ है गोश्त, और इतना अपने कामों में और इसमें इतना बिजी रहता है कि वहां तक जाना भी हर एक की बस की बात नहीं, मुमकिन नहीं। और हकीकत हाल क्या है कि इस अंदाज से उसने साफ पता चला कि इसके अंदर उसने ये पैगाम ये दिया कि उसका शौहर एक इम्पोर्टेंट आदमी है और औरत के करीब भी नहीं आता है, और न उस तक जाने के लिए रास्ता आसान है कि यानी औरत उसके करीब हो, यानी अपने काम में रहता है बस इम्पोर्टेंट, और कोई इतना वो भी नहीं है कि उसके पीछे हम पड़े। दूसरी ने कहा देखो, मैं अपने शौहर के बारे में कुछ भी बातें नहीं बताऊंगी। क्या कहा? अपने शौहर के बारे में। देखो इसमें देखना क्या अजीब व गरीब जुमला इस्तेमाल करती है कि मुझे अपने शौहर के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं उसमें से कुछ मुझे छोड़ ना दे, अगर मैं उसकी बात बता दूंगी सारी की सारी, तो मुझे डर है कि कहीं मुझे छोड़ ना दे। और अगर मैं नहीं बताऊंगी, अगर मैं सारी बातें न फैलाऊंगी, मुझे डर है कि छोड़ ना दे। और अगर मैं सारी बातें उसकी बता दूं, तो उसकी सारी ऐबों से पर्दा खोल दूं, तो मैं सारे ही ऐब बता दूंगी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। बात समझ रहे आप? यूं कहना चाहती है कि मैं उसकी कुछ बात बता दूंगी तो वो मुझे छोड़ दे, इसका डर है। और अगर ऐप बताने आऊंगी तो सारे ऐप बता दूंगी, कुछ भी नहीं छोड़ूगी। उसने बात खत्म कर दी। तो ये ऐसा ही है, कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए। कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। यानी एक तरफ तो कह रही है कि शौहर की बातें नहीं फैलाऊंगी कि डर है कि छोड़ ना दे, मगर ये भी कह रही है करूंगी बात तो छुपे हुए ऐबों से पर्दा ही उठाऊंगी। तो मतलब ये है कि उसका शौहर जो था बेअदब था, अनमैनर था, और वो चाहती थी कि उसकी बात औरतों के सामने क्या बात उसकी करूं, हर एतबार से ऐब वाला है। इसने ही मैसेज पास किया। तीसरी औरत ने क्या कहा, मेरा शौहर बहुत लंबा चौड़ा आदमी है, लंबा तड़ंगा आदमी है। बात करूंगी तो तलाक मिलेगी, अगर चुप रहोगी तो मुअल्लक रहोगी, यानी लटकी रहोगी। उसका मतलब ये था कि गुस्से वाला आदमी है, शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है, और औरत के लिए उससे कम्युनिकेट बात करना ही एक मुसीबत थी। ये तीसरी ने पास की मैसेज। चौथी ने क्या कहा, मेरा शौहर जो है ना, तिहामा रात के मानी मुतदिल है, ठंडा है, न ज्यादा गर्म है न ज्यादा ठंडा है। न ज्यादा ठंडा है न ज्यादा गर्म है, मुतदिल मिजाज है। न मुझे उससे खौफ है न मुझे उससे उकताहट है। उसका मतलब ये था कि वो मुतदिल मिजाज आदमी था, वेल मैनर्ड आदमी था, बाअदब था, और उसकी पर्सनालिटी बैलेंस के साथ थी, सलीकामंद था। तो बीवी उसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील कर रही, आराम सुकून महसूस करती थी। मगर देखिए उसने साफ साफ अल्फाज में नहीं कहा। वो तिहामा के रात की मिसाल दे के बात बता दी कि जैसे तिहामा की रात ठंडी होती है, वैसे मेरा शौहर ठंडा है। पांचवें ने कहा कि मेरा शौहर घर के अंदर चीते के मानिंद होता है, और जब बाहर निकलता है तो शेर के मानिंद होता है। और जो कुछ उसके बारे में और घर में जो कुछ हो उसके बारे में बात पुरुष नहीं करता, कुछ सवाल वगैरह नहीं करता, और औरत के ऊपर इतनी रोक टोक नहीं करता। घर के मामलात में औरत को खुद मुख्तारी देता है। अलबत्ता जब बाहर निकलता है तो फिर शेर की तरह होता है। उसका मतलब ये था कि उसका खाविन जो है ना, करीम था। उसका बिहेवियर अच्छे 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 बिहेवियर वाला था, अच्छे बर्ताव वाला था। बाहर सोसाइटी में उसकी एक इज्जत थी, जैसे शेर की एक इज्जत होती है, और लोग उसको अपना बड़ा समझते थे, इसलिए लायन की शेर की मिसाल दी। छठी ने क्या बात कही कि मेरा शौहर तो खाना चट कर जाता है, पानी खत्म कर देता है, लेटता है तो मुंह लपेट कर और साथ वालों का हाल ही नहीं पूछता। मशहूर मकोला है कि खाओ डट के और सो, जो डट के खाएगा वो जम के सोएगा। तो जाहिर है कि वो ओवर ईट ज्यादा खाता है, तो वो शख्स अपना इतना ज्यादा खाएगा तो नींद इतनी आएगी, तो जाहिर सी बात है पास वाले का एहसास ही नहीं होगा। यानी वो यूं कहना चाहती थी कि मेरे शौहर का काम खाली बस खा पी के सोए रहना है और कुछ तवज्जो देना ही नहीं है। जब वो खा पी के इतना सोएगा तो फिर मुझे तवज्जो कहाँ देगा, मेरा हाल चाल क्या पूछेगा। तो इसने भी ये बताना चाहा कि मेरा शौहर इतना कोई खास तवज्जो वाला आदमी नहीं है। सातवें ने कहा, मेरा शौहर गुमराह है या आजिज है।
सीने से दबाने वाला, तमाम दुनिया के ऐब उसमें मौजूद है। सर फोड़ दे या जख्मी कर दे किसी का, दोनों काम उसके लिए आसान है। उसका मतलब है कि उसका खाविन जो था वो झगड़ालू किस्म का था, फाइटर, लड़ाकू किस्म का बंदा था। जरा सी बात पे लड़ने वाला, मर मिटने वाला, मरने मारने पे तैयार हो जाने वाला, इस तरह का आदमी था। आठवीं औरत ने क्या कहा कि मेरा शौहर जो है ना वो खरगोश के मानी नरम है, छूने की तरह नरम है। जैसा खरगोश को छूते कैसा नरम लगता है, इस तरह मेरा शौहर भी क्या है, नरम है। और घास की तरह खुशबूदार है, जरनब नाम की घास है उसकी तरह खुशबूदार है। बस इतनी बात कही। अब देखो उसने खाविन को किसका तारुफ करवाया कि खरगोश के छूने की तरह नरम है और जरनब घास की तरह खुशबूदार है। इसका मतलब ये हुआ उसका खाविन जो है गुड लुकिंग था, जाजिम नजर भी था, और सॉफ्ट हार्ट था, यानी नरम तबीयत भी था, और पुरकशिश भी था, एट्रैक्टिव भी था। उसमें हजरत पीर साहब ने एक शेर लिखा है, जादू है सनम तेरी आंखों में, खुशबू है पिया तेरी सांसों में। अब उसे पूरी सूरत हाल को एक नरम प्यारे खरगोश के साथ मिसाल देके बताया, साफ साफ बातें नहीं कही। नवी औरत जो थी उसने कहा कि मेरा शौहर तो ऊंचे सुतून वाला है, बड़े बड़े पिलर वाला, लंबी नियाम वाला है, बड़ी बहुत सखी है, उसका घर मशवरा गाह है, दारुल मशवरा है, उसके घर में मशवरे होते हैं। यूं लगता है कि उसका खाविन कोई बड़ी सोशली एक्टिव, समाजी सरगर्म इंसान था, जिसके घर पे लोग आते थे, अपने मामला रखते थे, तय होते थे, सुलह होती थी, डिस्कस मुज़ाकरात होते थे। तो उसने उस अपने खाविन का इस तरह तारुफ करवाया। 10वीं औरत ने बोला मेरे शौहर का नाम मालिक है, तमाम जहनी तारीफों से बुलंद वाला, यानी आप जितनी भी तारीफ करें कम है, उसकी आप तारीफ ही नहीं कर सकते। वो इतना इतना अच्छा इंसान, ऊंट थान पर हमेशा रहते हैं, यानी चरागाह पे कम जाते हैं, ऊंट चरने के लिए ज्यादा कम जाते हैं और जगह पे ज्यादा रहते हैं। उसका मतलब ये है कि मैदान में बहुत कम जाते हैं और फील्ड पे घर के सामने बंधे होते हैं ऊंट। और जब कोई मेहमान आता है और बाजा बजता है तो ऊंट जबा होने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी ऊंट को ये पता चल जाता है कि कोई मेहमान आया है, और मेहमान की आमद की खुशी में ये लोग बाजा बजाते थे उस जमाने में। तो जब भी बाजा बजता था ऊंट समझ जाते थे कि अब हम में से किसी को ज़बह होना है। इसका मतलब ये था कि मेरा शौहर जो है उसके यहाँ मेहमान भी बहुत ज़्यादा आते हैं, और साथ साथ ये मेहमान नवाज भी है, और ऊँटों को अक्सर तैयार रखता है कि अभी मेहमान आएंगे, ऊँट को ज़बह करना पड़ेगा। तो उसका जो शौहर था वो भी बताना चाहती है कि मेरा शौहर वेल बिहेवर है, अच्छे बर्ताव वाला है, गुड होस्ट यानी अच्छा मेज़बान था, और अल्लाह ने उसको बहुत कुछ दे रखा था, उसका दस्तरखान बड़ा था। तो औरत ने अपने शौहर की इस अल्फाज में तारीफ बताई। फिर 11वीं औरत ने क्या बताया, मेरे शौहर का नाम अबू जरा है, उसने मेरे कान जेवर से भर दिए, और मैं मेरे बदन में गोश्त पोश भर दिया, पाँव में चर्बी, मेरे पाँव चर्बी से मोटे हो गए। यानी खाने पीने की फरावानी बहुत थी हमारे घर में, और मैं गरीब घर की लड़की थी, उसने मुझे यहाँ ला के निहाल कर दिया, और पूरी स्टोरी बताई। मुझे घर में आराम से सोने देते हैं, मुझे कोई जल्दी उठाता नहीं है, मैं अपनी मर्जी से उठती हूँ, अपनी मर्जी से खाती हूँ, अपनी मर्जी से पीती हूँ। फिर मेरे शौहर का जो बेटा है यानी मेरा बेटा वो कैसा था, वगैरह वगैरह। उससे बहुत ज़्यादा तारीफें की, अपनी सास की भी तारीफ की। हमारे घर में हमेशा रॉ मटेरियल भरा होता है। फिर उसने कहा कि एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह में जानवर के दोहने का टाइम था, और मक्खन दूध वगैरह क्या कहते हैं बिलोया जा रहा था। उस वक्त मेरा शौहर बाहर निकला, और उसको क्या कहते हैं एक औरत पे नजर पड़ी। उस औरत ने अपने सीने पे दो बच्चों को लिटा के रखा था, वो उसको अच्छी लगी, तो उसने उसके साथ शादी कर दी और मुझे तलाक दे दी। फिर मेरा एक दूसरे के यहाँ निकाह हुआ, वो भी बहुत मालदार था, उसने मुझे बहुत अच्छा रखा, और उसके यहाँ जानवर बहुत सारे थे, तो उसने मुझे जानवर के जोड़े में से हर एक में से एक एक जोड़ा दिया, और शहसवार था और बड़ा बादशाह किस्म का आदमी था। लेकिन अबू जरा के जो जितने सामान, एक बर्तन के बराबर भी उसका सामान नहीं हो सकता। तो ये अबू जरा का पूरा वाक्य सुना है, हदीस उम्मे जरा के नाम से ये है। नबी वसल्लम ने वाक्य सुनाया तो हज़रत आयशा को फरमाया कि आयशा, मैं तुम्हारे लिए अबू जरा हूँ, अबू जरा के मानिन हूँ,
यानी इसने अपनी बीवी को जो बहुत सारी नेमतें दी, उसको सोना वगैरह से भर दिया, हर एतबार से नेमतें दी। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं आपके लिए अबू ज़रा की तरह हूँ, तो लेकिन एक बात है, मैं आपको तलाक नहीं दूंगा। अबू ज़रा ने तो अपनी बीवी को तलाक दे दी, मैं आपको तलाक नहीं दूंगा। अब देखो इसमें दो बातें सामने आती है। एक तो औरत जब भी बात करती है तो बात के अंदर खुल्लम खुल्ला वाज़ेह बात नहीं होती, इशारों किनारों में बात करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, वो मर्द की जिम्मेदारी ये होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके सरफेस को, उसके ज़ाहिरी बात को समझे, इसमें क्या कहना चाहती है, ट्रांसलेट करे और सही मतलब निकाले, मुद्दा समझने की कोशिश करे, उसमें जो बिटवीन द लाइन इन द जो मैसेज होता है छुपा हुआ, उसको समझने की कोशिश करे। अक्सर मर्द यहाँ कोताही कर जाते हैं और यही चीज़ फिर समझ न होने की वजह से इंतशार का सबब बनती है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलत फहमियाँ हो जाती है। तो देखो इसमें महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अजीब व गरीब बात बयान फरमाई कि एक बात थी, हुजूर ने फरमाया देखो आयशा मैं तुम्हारे लिए अबू ज़रा की तरह हूँ, लेकिन साथ में फौरन एक बात कह दी कि देखो अबू ज़रा ने तलाक तो दी थी लेकिन मैं आपको तलाक नहीं दूंगा। ये क्या कहते हैं, छुपा हुआ मैसेज था, हुजूर ने उनको पहले से बता दिया। देखो अबू ज़रा की पूरी बात हुई, उसमें एक बात ये भी आई कि तलाक दे दी थी आखिर में, मैं आपको तलाक नहीं दूंगा। तो औरत जो है ना वो चाहती है कि उसको इंश्योरेंस मिले, हिफाजत मिले। औरत अपना इंश्योरेंस चाहती है, अपनी हिफाजत चाहती है कि मेरा खाविंद मुझसे खुश है, मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे तनहा नहीं करेगा, मेरा घर उजड़ेगा तो नहीं। देखिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना ज़बरदस्त इंश्योरेंस दिया था आयशा को कि देखो अबू ज़रा ने तलाक तो दी थी लेकिन मैं आपको तलाक नहीं दूंगा, इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ। तो देखिए अल्लाह के रसूल ने इन बारीकियों को हमें रहनुमाई फरमाई, रास्ता दिखाया कि लोगों अगर तुम झगड़ों से बचना चाहते हो, परेशानियों से बचना चाहते हो, मोहब्बत प्यार से मियाँ बीवी बन के रहना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी बीवी की गुफ्तगू को तवज्जो से सुनना पड़ेगा, उसके मफहूम को सही अंदाज में समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब ज़रा मियाँ बीवी के करीब है, बीवी कह देती है मुझे डर लग रहा है, मियाँ बीवी दोनों पास में बैठे हुए, अब बीवी कहती है मुझे डर लग रहा है, तो खाविन को समझना चाहिए कि डर लगने से वो क्या चाहती है। वो ये कह रही है जी मुझे सर्दी लग रही है, तो उसमें वो एक मैसेज पास कर रही होती है। ये मर्द की बड़ी कोताही होती है कि औरत की बात समझता नहीं और सही से सुनता नहीं, और यही चीज फिर औरत के लिए दिल जलने की और हार्ट बर्निंग की सबब बन जाती है। देखो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम वाकया देखते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसेज को कितना, औरतों की बातों को कितना बारीकी से समझा था। हुजूर को ये तक पता चल जाता था कि आयशा कब नाराज होती है। चुनांचे फरमाते हैं कि आयशा मुझे खूब पता चलता है कि आप नाराज कब होती हो और कब आप खुश होती हो। तो अम्मा आयशा ने फरमाया कैसे अल्लाह के हबीब? का वो ऐसे कि जब आप मुझसे नाराज होती हो और किसी बात पे कसम खानी होती तो आप कहती हैं वरब इब्राहिम, इब्राहिम के रब की कसम। और आप जब खुश होती हो तो आप कहती हो कि वरब वरब भी मोहम्मदिन, मोहम्मद के रब की कसम। तो अम्मा आयशा ने फरमाया कि हाँ आपने बिल्कुल सही पहचाना, ऐसा ही है। जब मैं आपसे नाराज होती हूँ ना किसी बात पे, तो मैं आपको फिर ऐसे पुकारती हूँ, ऐसे कसम खाती हूँ, और जब मैं खुश होती हूँ तो फिर ऐसे। फिर अम्मा आयशा ने फिर एक और जवाब दिया, लेकिन अल्लाह के हबीब मैं सिर्फ जाहिर में आपका नाम छोड़ती हूँ, हकीकत में तो नहीं छोड़ती। आप, मेरा दिल आपकी मोहब्बत से लबरेज होता है, भरा हुआ होता है। तो देखो आपने इस मैसेज को रिसीव किया, समझा कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब ये फरमाती है कि वरब इब्राहिम, इब्राहिम के रब की कसम, तो उस वक्त तो उसका मतलब, उनका मतलब क्या होता है। और जब वरब मोहम्मद कहती है उस वक्त तो उनका मतलब क्या होता है। तो ये हुजूर ने महसूस किया कि इसके अंदर क्या मैसेज है, कि अब ये मुझसे नाराज है, अब ये मुझसे खुश है, वगैरह वगैरह। तो ये कुछ बातें होती है, ये अधूरे मन के साथ, अधूरी तवज्जो के साथ अगर हम सुनते हैं तो फिर उसमें ये गड़बड़े पैदा होती है। क्या क्या गलत फहमियाँ होती है जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। देखो बहुत सारी गलत फहमियाँ ऐसी है कि अगर हम वक्त पर वो बात नहीं समझते हैं
तो उससे नुकसान क्या होता है। थोड़ा सा एक आपको मैं लतीफ़ा सुनाऊँ, एक चुटकुला सुनाऊँ। एक अंग्रेज ने अपने यहाँ एक नौकर को रखा, जिसको हिंदी आती थी, इंग्लिश आती नहीं थी, बराबर इतनी पक्की नहीं आती थी। तो एक दिन गैराज में से गाड़ी निकलना था, तो उसने अपने नौकर को कहा कि ज़रा गाड़ी मुझे रिवर्स करवाओ, पीछे से निकलवाओ ज़रा। तो पीछे खड़ा हो गया गाड़ी के पीछे और कहा आने दो, आने दो, आने दो। जब खंबा जो पिलर जो होता है ना, गैरेज का शेड का जो पिलर था वो करीब आया, तो उसने कहा सर खंबा, खंबा, खंबा। उसने पीछे से ऐसा कहा सर खंबा, खंबा। अब वो समझ नहीं पाया और गाड़ी पीछे आती रही यहाँ तक कि वो गाड़ी वहां लग गई पिलर के ऊपर और डेंट पड़ गया बड़ा सा। वो झल्ला के बाहर निकला, तुझे बोला था ना कि मुझे बताना। तो उसने कहा सर मैं आपको बोला तो था खंबा, खंबा, खंबा। अब वो खंबा को समझ रहा था अंग्रेज कम बैक, कम बैक, कम बैक, यानी पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। तो देखो ये कह तो रहा था खंबा और वो समझा कम बैक। इसी तरह हजरत पीर साहब ने एक और वाक्य लिखा है कि एक सरदार जी था, उसने मोटरसाइकिल खरीदी और पूरी गाड़ी के ऊपर अलग अलग जगह पे पैसों के नोट चिपकाए, यहाँ वहां नोट चिपकाए। अब वो बाजार के बीच में खड़ा है, गाड़ी चलने को नाम नहीं ले रही है, कीके मार रहा है। तो किसी ने पूछा कि भाई आप क्यों परेशान है और ये गाड़ी के ऊपर आपने नोटें क्यों चिपकाई है। कहा देखो मैंने गाड़ी जब खरीदी उस वक्त गाड़ी खराब थी और थोड़ा बहुत खर्चा इसके अंदर था, तो भाई ने ऐसा कहा था कि इस पे थोड़ा खर्चा, थोड़ा पैसा लगाओ, ये चल पड़ेगी। तो मैंने पैसे लगाए हैं चिपका के, यहाँ पैसा लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया। तो देखो पैसा लगाने के मतलब को गलत समझा। उसका मतलब ये था कि थोड़े पैसे खर्च करो गाड़ी में, मैकेनिक को गाड़ी दो, थोड़े पैसे दो तो आपको सही करके देगा। लेकिन उसका मतलब उन्होंने क्या समझा कि पैसे लगाना यानी चिपकाना और गाड़ी चलने लगेगी। तो देखो ये कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इससे तो गाड़ी चलने वाली है नहीं। तो इस तरह मियाँ बीवी के अंदर में बीवी क्या बात कहना चाह रही होती है और मियाँ उसको क्या समझ लेता है, और फिर यहाँ से झगड़ों की बुनियादें शुरू होती है। तो एक दूसरे की बात को समझने की जरूरत है। खुलासे कलाम ये है कि एक दूसरे की बात को समझने की जरूरत है। अब देखो मियाँ बीवी में गलत फहमी की चंद मिसालें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। औरत कभी ये कहती है कि हम तो कभी बाहर ही नहीं गए, कहीं बाहर गए। अब यहाँ कह रही हम तो कहीं बाहर ही नहीं गए। तो मर्द उसके जवाब में कहता है पिछले हफ्ते तो गए थे, झूठ क्यों बोलती हो। अब औरत कुछ कहना चाहती है और मर्द ने उसको सिर्फ उसके जाहिरी मतलब को लेकर के बात कुछ और कह दी कि तुम झूठ बोल रही हो, पिछले हफ्ते हम गए थे। तो पहली मिसाल में हम कभी घर से बाहर नहीं गए, तो मर्द उसका जवाब देता है हम पिछले हफ्ते गए थे और झूठ बोलने की क्या जरूरत है। दूसरी मिसाल, औरत कभी कहती है आप तो मुझे नजरअंदाज करते हो, हर कोई मुझे नजरअंदाज करता है, कोई मुझे पूछता ही नहीं है। मर्द आगे से जवाब देता है देखो घर में कोई करता हो तो करता हूँ, लेकिन यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि मैं तो नहीं करता नजरअंदाज आपको। तो औरत इसमें कुछ और कहना चाह रही थी, मर्द ने क्या जवाब दे रहा है कि मैं आपको नजरअंदाज तो नहीं करता। तीसरी मिसाल, औरत कहती है हमारा घर हर वक्त गंदा रहता है, जब देखती हूँ घर गंदा होता है। मर्द आगे से जवाब क्या देता है कि भाई हर वक्त तो गंदा नहीं रहता। चौथी मिसाल, औरत कभी कहती है कि मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। तो शौहर आगे से जवाब देता है कि अभी भी तो मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। हालांकि इसके अंदर कुछ और मकसद था और कुछ मकसद कुछ और जवाब देता है। औरत कहती है कि मेरी गुफ्तगू से कोई फायदा ही नहीं। तो मर्द आगे से जवाब देता है इसमें मेरा क्या कसूर है, बात का फायदा ही नहीं तो। औरत कहती है मुझे रोमांस प्यार चाहिए। तो मर्द कहता है आप क्या कहती हो, क्या मैं बिल्कुल गैर गैर रोमांस आदमी हूँ, मैं कभी आपसे कोई मोहब्बत का इजहार नहीं करता। तो ये देखो ये मिसालें हैं कुछ। तो इसमें औरत कुछ मैसेज पास करना चाहती है और मर्द अन क्या कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसका सही मैसेज ले नहीं सकता है और उसका जवाब उल्टा देता है, जिसकी वजह से भी हार्ट बर्निंग का जरिया बनता है, जज्बात के खून होने का जरिया बनता है। देखो औरत जो ये कह रही थी कि हम कभी बाहर नहीं गए, उसका मकसद ये था कि मुझे आपके साथ कुछ वक्त गुजारना है। अब मर्द उसका मतलब ये लेता है कि बीवी मुझे ये कह रही कि आप आपके साथ मुझे मतलब ये मतलब था कि मैं मुझे आपके साथ कुछ वक्त गुजारना है। तो उसका रिस्पॉन्स जवाब अलग होता है। औरत अपनी बात पूरी साफ वाज़े अंदाज में नहीं कहती और उसकी फितरत है वो कहेगी भी नहीं। लेकिन मर्द उसकी जगह पर दूसरा मतलब निकाला कि अभी पिछले हफ्ते तो लेके गया था। और मर्द उसका मतलब ये निकालता है कि मैं बोरिंग आदमी हूँ,
आपके साथ मुझे क्या कहते हैं, मुझे कभी बाहर, यानी मैं बोरिंग हूँ क्या, मैं घर में तुमसे मजा नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे बाहर बस घूमने ले जाने की बात कर रहे हैं। तो ये मर्द की समझने की बात है कि भाई यहाँ वो यही कहना चाहती है, कुछ वक्त लिहाजा आप लेके निकलिए और कुछ थोड़ा टाइम बस साथ में गुजर के आ जाइए, क्या फर्क पड़ता है। औरत जब ये कहती है कि मुझे हर कोई नजरअंदाज करता है, तो उसका मतलब ये कहना चाहती है कि आप अपने दफ्तर के कामों में, आपके अपने बिजनेस में आप इतना बिजी हो गए कि मुझे वक्त नहीं दे रहे हैं। हर कोई का मतलब ये होता है कि वो अपने शौहर को ले रही होती है मुराद। खुल्लम खुल्ला तो कहेंगे नहीं कि आप मुझे मुझसे बहुत ज्यादा आप काम में लग रहे, ये वो रहे, आप मुझसे ज्यादा आपका काम है, प्यारा है, वगैरह वगैरह। तो वो ही चाहती है कि मैं आपका इंतजार कर रही होती हूँ रात का देर तक, और आप आते नहीं है, और आते हैं तो अपने काम में, ऑफिस के कामों में इतनी बिजी है, और मैं भूखी बैठी रहती हूँ आपके इंतजार में। तो ये मैसेज देना चाहती है कि आप अपने दफ्तरी कामों में इतना देर क्यों लगाते हैं। मतलब मुझे हर कोई नजरअंदाज करता है, और खाविन इसको यूँ समझता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मैं लेट आने पर वो यूँ कहता है कि मैं काम की वजह से लेट हुआ, तुम्हें क्या मुसीबत है, फिर झगड़ा बन गया। औरत ने ये बात कही कि देखे, हमेशा घर हमारा गंदा नजर आता है। असल में वो ये कहना चाहती है कि घर की साफ सफाई में मैं अकेली काम नहीं कर पा रही हूँ, तो आप मुझे साथ दीजिए। तो औरत को यूँ कहना चाहिए था कि भाई आप मेरे, चलो मैं भी आपके साथ मिलकर हम दोनों करते हैं। तो ये सही जवाब था मैसेज का। लेकिन उसने क्या जवाब दिया, नहीं हर वक्त तो गंदा नहीं होता है, यूं करके बात टाल दी। तो जब औरत कहती है कि मेरी बात कोई सुनता नहीं, तो वो ये कहना चाहती है कि मुझे आपकी खुसूसी तवज्जो चाहिए। मर्द का मसला है कि वो 5% भी तवज्जो से बात सुन रहे हो, तो वो समझते हैं कि हम बात सुन रहे हैं। और औरत का मसला है कि वो मर्द की 100% अटेंशन, तवज्जो चाह रही होती है कि मुझे 100% मुझे सुने। जैसा आप देखेंगे, कभी वो कोई बात कर दिया, आपने थोड़ा भी इधर देख लिया, बस आपको कोई पढ़ी नहीं, जान दो, कोई बात ही नहीं की, फिर आप कितना भी कीजिए वो बात नहीं करेगी आपके साथ। तो ये होता है औरतों का मिजाज। तो इस तरह के बहुत सारे वाकयात भी किताबों के अंदर पड़े हैं कि उसमें ये बातें हैं कि उलमा ने ये बातें कही है कि उलमा की बीवियों ने, कि मुझे ये 100 सौखानों से भी ज्यादा किताबें भारी पड़ती है। क्यों? उलमा उस वक्त की किताबों में इतने मसरूफ होते थे कि रात कहाँ जाती थी, दिन कहाँ जाता था, पता नहीं चलता था, और उनकी बीवियों की तरफ तवज्जो नहीं कर पाते थे। तो वो औरतें इस तरह के अदबी जुमले मशहूर है कि मुझे 100 सौकन से भी ज्यादा, अगर 100 सौकन मेरी आ जाए ना, तो भी मुझे इतना भारी नहीं पड़ता है जितनी ये किताबें मुझे भारी पड़ रही है। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आज के सबक में देखी कि औरतों के खुफिया मैसेज क्या होते हैं, जिसकी वजह से हमें बात सही समझने की जरूरत है। अगर वो हम सही समझ पाएंगे तो उसको भी खुश रख पाएंगे और खुद भी खुश रहेंगे। अगर उन मैसेज को सही तरीके से समझेंगे नहीं, तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, और उसकी वजह से फिर फसाद, झगड़े, बेचैनियाँ, घरेलू माहौल तंग हो जाता है। और फिर दोनों अपने भी जगह पर ठीक होते हैं, सच्चे होते हैं, फिर भी आपस में मोहब्बतें बाकी नहीं रहती है, झगड़ों वाला घर बन जाता है। उनसे हमें कैसे बचना है, इसकी कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब इसका आसान तरीका ये है कि औरत जब कोई बात कहे, तो उस वक्त पूरी तवज्जो के साथ, पूरे ध्यान से सुनना चाहिए कि वो क्या कह रही है। ऐसा नहीं कि आपने सुना और अनसुना कर दिया, इग्नोर कर दिया, इससे मामला गड़बड़ हो सकता है। इसी सबक के ताल्लुक से इंशाल्लाह मजीद बातें हम कल के सबक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कल इसी टॉपिक के साथ, इसकी मजीद बातों के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।